अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप मेरी आवाज़ और स्क्रीन शेयर हो रही है आपसे। तो प्लीज़ मुझे अपडेट कर दें व्हाट्सएप पे, मैसेज कर दें। थैंक यू बेटा। अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। थैंक यू रोमा बेटा। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है, प्रीवियसली जो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था उसकी एक्सटेंशन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में मैं चेंजेस भी डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, हमने आपको जो सिखाने की कोशिश की थी वो ये थी कि टेक्निकली मैंने ये कंसीडर किया था कि यहाँ पर पॉइंट ए पर हाइट जी, मतलब पहले तो ये सोचें कि टोटल एनर्जी एट ए इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट ए। अब ए के ऊपर आपके पास क्योंकि हाइट जीरो है, तो दैट इज वाई आपने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी। यहाँ पे जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। और जैसे ही ये बी पे पहुंचेगा ऑब्जेक्ट, तो इसने कुछ हाइट गेन कर ली है। और मैंने ये याद रखिएगा, मैंने कंसीडर किया था कि यहाँ पे रेस्ट पे है, ठीक है, यानी इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो फिर हमने कहा था कि यहाँ पर बी पर जो इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज को सोचे एट बी, तो आपके पास बी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी रह गई। और जब ये ऊपर जा रहा था तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन भी हो रहा है, फ्रिक्शन को ओवरकम करना है। तो टेक्निकली अगर मैं आपको ये समझाऊं कि आपने कैसे सोचना है, तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर आपने काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज का सम सोचना है। और जो आपका एंडिंग पॉइंट है, जो डेस्टिनी है, वहां पर भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज का सम प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये आपने जो है कंसीडर करना है। तो ये आपको जो है यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है आपको हेल्प करेगा। एक्चुअल ए लेवल्स में हम लोग कुछ इस तरह से सोचेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसी बात पे एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ ट्रॉली रन्स फ्रॉम पी टू क्यू अलोंग अ ट्रैक, ठीक है, ये पी से क्यू एक ट्रॉली रन करके जा रही है अलोंग दिस ट्रैक एट क्यू। यहाँ पे इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 50 किलो जूल्स लेस देन एट पी, यानी पी से 50 किलो जूल्स लेस है। तो अगर हमारे पास पी पर पोटेंशियल एनर्जी एट पी, ठीक है, ये है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू, दैट वुड बी पोटेंशियल एनर्जी एट पी माइनस 50। यही इस स्टेटमेंट का मतलब है। एट क्यू, क्यू पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी पी की पोटेंशियल एनर्जी से 50 किलो जूल्स लेस है। अगर पी पे पोटेंशियल एनर्जी ई पी पी है, तो क्यू पे इसकी एनर्जी ई पी पी माइनस 50 होगा। एट पी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रॉली इज 5 किलो जूल्स। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है पी पर वो 5 किलो जूल्स है। बिटवीन P and Q, the work the trolley does against friction is 10 kilojoules. तो P से Q ट्रेवल करते हुए, तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन ये हमारे पास आ रहा है 10 kilojoules. What is the kinetic energy of trolley at Q? तो Q पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना। तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपने जो सोचना है वो किस तरह से सोचना है कि टोटल एनर्जी एट पी शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट क्यू। तो पी पे पोटेंशियल एनर्जी एट पी
ये स्टार्टिंग पॉइंट की एनर्जी आ गई, एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी, एंडिंग पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू, काइनेटिक एनर्जी एट क्यू प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन आ गया। किसी को कोई मसला इस सारी सिचुएशन में? तो स्टार्टिंग पॉइंट पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का सम, एंडिंग पॉइंट पे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का सम प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन आ गया। तो ये हमारे पास अब वैल्यूज रखते हैं। तो यहाँ पर ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी एट पी, काइनेटिक एनर्जी एट पी वाज 5, यहाँ पे 5 लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी एट क्यू इज ई पी पी, यानी पी की पोटेंशियल एनर्जी से 50 किलो जूल लेस है। काइनेटिक एनर्जी एट क्यू हमने फाइंड करना है, और वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन 10 था। ये हमारे पास बेटा टोटल सिचुएशन है। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी एट क्यू फाइंड करना है, तो मैं यहाँ पर दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 10 जब इधर जाएगा तो ये माइनस हो गया, ये 50 इधर गया तो ये प्लस हो गया, और ये वाला ईपी ये माइनस के साथ आ गया, ये अपनी जगह पे आ गया, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास ये आ गया 45 किलो जूल्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट क्यू। ये प्लीज इसको एक दफा क्वेश्चन को पढ़ लें, और जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ समझाने की कोशिश की है ये उसकी एप्लीकेशन है। तो आई होप ये बात क्लियर है, इसमें किसी का कोई मसला नहीं है। तो एक सवाल और था, चलें ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप लोग। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। बेटा यहाँ पर आपके पास वो फोर्स जो इसको अपर ड्राइव कर रही है वो फोर्स आपके पास नहीं है। अगर ये वाली फोर्स गिवन होती तो इस फोर्स को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते तो वर्क डन आ जाता। लेकिन हमारे पास एक और फोर्स यहाँ पे है, एंड दैट इज द वेट। लेकिन मैं उससे भी आसान आपको एक बात बताऊं, जब भी हम वर्क करते हैं तो वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। तो जब आप इस बैरल पे वर्क करेंगे तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी का गेन आएगा, कोई मुझे बता सकता है? कौन सी एनर्जी का चेंज आएगा, कौन सी एनर्जी गेन करेगा बैरल? ये यहाँ से हाइट गेन कर रहा है, तो हाइट गेन करने की वजह से कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो इसका मतलब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था mg/h। इसने m आपको दिया हुआ है 50, और g की वैल्यू आपके पास 9.8 है, और h बेटा ये रहा हाइट 1.6। ये प्लीज कोई आंसर बताए मुझे।
ठीक है, तो अब बेटा ऑप्शन कौन सी बनी? सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, थैंक यू। यस, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है पावर पढ़ते हैं। A constant force of 9 kilonewton parallel to an inclined plane moves the body of weight 20 kilonewton through a distance of 40 meter. ठीक है, through a distance of 40 meter. तो along the plane at a constant speed, the body gains 12 meter height as shown. How much of the work done is dissipated as heat energy? ये कोई बता सकता है ये कैसे फाइंड होगा? हीट एनर्जी की फॉर्म में? जी हमजा, आपका आंसर ठीक है, लेकिन बताएं वर्क डन इन डिसिपेटेड एज हीट एनर्जी की फॉर्म में। तो बेटा ये आपको वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसमें सिचुएशन कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है? कॉन्सेप्ट ये बनेगा कि तो ये जो वर्क डन हो रहा है टू मूव दिस ब्लॉक टू द टॉप ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दैट वर्क डन, इस ब्लॉक ने जब ये यहाँ पहुंचता है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन की, और साथ में क्या कर रहा है बेटा? फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क भी कर रहा है। ठीक है बेटा, तो अब आपके पास जो है वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन अगर मैं आपको बोलूं वो फाइंड करना है। पहले तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स वी नो दैट दैट इज एफ इनटू एस, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये मैं थोड़ा डिटेल में सॉल्व कर रहा हूँ। एफ बेटा यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो 40 है, तो इस 40 ये डिस्टेंस ये रहा, इसके अलोंग जो फोर्स है वो 9 किलो न्यूटन है। तो मैं यहाँ पे ये 9 किलो न्यूटन रख रहा हूँ। 9 किलो, किलो मीन्स 10 पावर 3, डिस्टेंस इज 40। अब बेटा इसका जो ये जो एम जी है, दैट एम जी इज द वेट। तो वेट ऑफ द ब्लॉक इज गिवन दैट इज 20 किलो न्यूटन। एम जो मास होता है वो ग्राम्स में होगा, तो एम जी जो है ये पूरा 3, एंड द हाइट इज 12 प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो प्लीज ये मुझे, बल्कि एक काम करें, ये 10 पावर 3 को, क्योंकि इसने ऑप्शन में किलो जूल्स में दिया हुआ है, तो फोर्स को किलो में ही रहने देते हैं। ठीक है, ये कोई सॉल्व करे बेटा? हमजा ने तो सॉल्व कर लिया, लेकिन बाकी लोग भी करें।
जी बेटा, 120 किलो जूल्स। इब्राहिम भाई, आपका आंसर भी ठीक है, और ये आंसर बनेगा ए ऑप्शन। प्लीज रोमा चेक करो बेटा, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, आपने कहाँ गलती की है। यस, हमजा सही है, वर्क डन बाय फोर्स माइनस पोटेंशियल एनर्जी, सही किया आपने। ठीक है, तो आई होप काफी हद तक क्लियर हो गया आइडिया आप लोगों को। तो अब मैं जो नेक्स्ट जो हमारी टर्म है उसकी तरफ चलते हैं। जी बेटा, फ्रिक्शन हमेशा हीट प्रोड्यूस करती है ना, हीट लॉस होता है। जो एनर्जी का फ्रिक्शन हमेशा हीट प्रोड्यूस करेगी। तो जब भी हीट की बात करें तो वहां पे आपने रफ सरफेस होगी और वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन ही सोचना है। तो बेटा, नेक्स्ट टर्म हमारे पास पावर है, और पावर जो है इसको हम पी से डिनोट करते हैं। इसका एस आई यूनिट वॉट्स है, जूल्स पर सेकेंड या किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस माइनस थ्री, ये इसके यूनिट्स हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यानी किसी भी सिस्टम को जब आप एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो ये इसको एनर्जी इनपुट आपने दी पर सेकंड, तो ये कहलाएगा पावर इनपुट। तो बेटा, ये हमेशा याद रखें, ये किसी यूजफुल फॉर्म में एनर्जी को मशीन की होगी। तो एनर्जी पुट अपॉन पर यूनिट टाइम, ये पावर आउटपुट आ जाएगा। तो ये जो पर सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एनर्जी की, ये मशीन की पावर कहलाएगी, उसकी कैपेसिटी कहलाएगी कि वो कितना काम कर रही है, कितना यूजफुल कन्वर्जन कर रही है एनर्जी का। तो अगर मैं इसको फर्दर आपको बोलूं कि आप सोचें, तो पहली इक्वेशन तो मैंने कहा वर्क डन पर यूनिट टाइम, दूसरा मैंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसमें जो पॉसिबल इक्वेशंस हो सकती हैं, उसमें एक इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पर यूनिट टाइम।
या दूसरा हो सकता है बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि पावर इज वर्क अपॉन टाइम, तो बेटा वर्क होता है एफ एस अपॉन टी। अगर मैं एफ इंटू एस अपॉन टी कर दूं तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आपके पास स्पीड आ गया। तो पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये आपके पास इसकी इक्वेशन। ये इक्वेशन कब वैलिड है? जब फोर्स कांस्टेंट होगी। दिस इज नॉट द डिफाइनिंग इक्वेशन, ये डिफाइनिंग इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन ये यूज होती है जब हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी गिवन होती है, तो पावर हम इसी से फाइंड करते हैं। तो पॉसिबिलिटीज मैथमेटिकल, वर्क डन पर यूनिट टाइम, चेंज इन एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब एनर्जी का चेंज पोटेंशियल एनर्जी का भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी का भी हो सकता है, सबसे फेमस फॉर्म। ठीक है। उसके बाद एक और इक्वेशन मैंने ड्राइव की है, वर्क डन अपॉन टाइम है, वर्क डन एफ इंटू एस है। तो एस अपॉन टी आपके पास वेलोसिटी है, ये एस डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये आपके पास वेलोसिटी बन जाता है। तो पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी, ये आपके पास पावर की एक और इक्वेशन आ गई। तो बेटा अगर किसी का कोई मसला है इस सारी अभी तक की बात में, तो मुझे बताएं, तो मैं उसको दोबारा से डिस्कस करूं। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी।
बेटा एफिशिएंसी जो है, इट्स द रेशियो ऑफ एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट और पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। बेटा किसी भी सिस्टम को जब आप एनर्जी देंगे तो वहां से आपको यूजफुल फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। तो ये आपके पास जो एनर्जी आउट है, ये एनर्जी यूजफुल है। यूजफुल एनर्जी का मतलब ये है कि ये डिवाइस किस चीज के लिए डिजाइन हुई है। जैसे फर्ज करते हैं, मैं अक्सर क्लास में एग्जांपल यही देता हूँ कि हमारे पास अगर लैंप है, यानी फिलामेंट लैंप, बल्ब जो है, तो बल्ब इज यूज टू प्रोवाइड अस लाइट। तो अगर उसको हम एनर्जी इनपुट अगर सोचें, अगर हमारे पास ये एक बल्ब है, तो एनर्जी इनपुट हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसके लिए, और उसका एनर्जी आउटपुट जो है वो लाइट है। और एनर्जी लॉस किस फॉर्म में हो रहा है? हीट की फॉर्म में हो रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं आपको कहूं कि आप एक हीटर को सोचें, जो हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं घरों में, तो ये एनर्जी इनपुट इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और हीटर इज यूज टू प्रोवाइड अस एनर्जी, यूजफुल हीट है। और एनर्जी जो लॉस होगा वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में होगा। हीटर जब हीटर ग्लो करता है उसमें लाइट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि हर मशीन का अपना एक फंक्शन होगा, उसके एक यूज होगा। तो वो जो आउटपुट एनर्जी है वो मशीन को आपने सोचना है कि ये किस पर्पस के लिए यूज हो रही है, और उसके बाद आपने एनर्जी लॉस को सोचना है। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो जितनी टोटल एनर्जी ये आपके पास, ये टोटल एनर्जी है जो आप सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को। और एनर्जी ये आउट का मतलब है यूजफुल, और ये एनर्जी प्लस लॉस हो रहा है। तो ये आपके पास टोटल कॉन्सेप्ट है। अगर पावर की टर्म्स में सोचें तब भी यही बात है कि इनपुट पावर जो है दैट इज इक्वल टू पावर आउट प्लस पावर लॉस। यानी आपने जो टोटल पावर इसको दिया, ये पावर यूजफुल आ गया और ये पावर लॉस हो रहा है। ये आपके पास बेटा इसका कॉन्सेप्ट है। तो जहां तक एफिशिएंसी को फर्दर सोचें अगर हम, तो अगर मैं आपको ये कहूं कि एक मशीन है और उसकी एफिशिएंसी है 40%, तो इसका मतलब ये है कि फॉर ईच 100 जूल सप्लाइड टू मशीन, ओनली 40% है, तो 40 जूल आर कन्वर्टेड इनटू यूजफुल फॉर्म, while 60 joule are lost। ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब समझ में आ गया। तो भाई किसी का कोई प्रॉब्लम है तो इम्पल्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू टी इंटू एस, एफ इंटू टी इंटू एस, एस इंटू टी, ये यूनिट क्या बनेगा भाई? हमजा इसके यूनिट चेक करो। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारा काफी हद तक क्लियर हो गया। ये इस टॉपिक के सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गए। अब मैं थोड़ा सा कोई क्वेश्चन ढूंढता हूँ। यस, ये एनर्जी और टाइम का ग्राफ है। इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो पावर है। जी बेटा, अब्दुल रहमान जेके ट्रांसफॉर्म थी करे हुआ पावर। तो अब आपको ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर इज स्टार्टेड एट टाइम जीरो, द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड इज शोन इन ग्राफ। ये ग्राफ पे आ रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल
पावर जनरेटेड एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग दीज 5 सेकेंड्स। तो इस 5 सेकेंड के अंदर मैक्सिमम पावर अगर आप सोचें तो कब होगी बेटा? तो मैक्सिमम पावर अगर जगह कर रहे हैं तो जहां पे ग्रेडियंट मैक्सिमम है वो आपके पास मैक्सिमम पावर है। तो मेरे ख्याल से हमारे पास जो है मैक्सिमम पावर इस सेक्शन के अंदर है। तो ये 40 है, ये 10 है। तो 40 - 10 अपॉन टाइम आपके पास यहाँ पर ये 3 है, ये 2 है, तो ये आ गया 1। तो 3 - 2 = 1, तो 30 वॉट्स आ गया। अगर आप इसका सोच रहे हैं तो इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लें। 10 - 0/1, 10 वॉट्स। तो यहाँ पर इस रीजन से आपको पता लग रहा है कि ये मैक्सिमम पावर है, विच इज 30 वॉट्स। सी ऑप्शन। तो एनर्जी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट किसको बताएगा? पावर को बताएगा। ठीक है, अच्छा भाई। पावर का सवाल ढूंढने कोई। चले पहले ये सवाल, ये मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं था उस वक्त। ये सवाल सॉल्व करते मुझे। A motorist traveling at 10 meter per second can bring his car to rest in braking distance of 10 meter. In what distance could he bring the car to rest from a speed of 30 meter per second using the same braking force? ये प्लीज आप लोग सॉल्व करें। था भाई, सॉल्व करके बताएं। डी बता रहे हैं आप? ओके, देखते हैं बेटा। इब्राहिम भाई का आंसर बी आ रहा है। व्हाट डिस्टेंस? एस। वैसे तो काइनेमेटिक्स से भी हो जाएगा, क्या ख्याल है? काइनेमेटिक्स से भी हो सकता है, क्योंकि टी गिवन नहीं है। तो 2v² - u²। तो v इज ऑलवेज 0। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि उसने कहा सेम ब्रेकिंग फोर्स है। तो सेम ब्रेकिंग फोर्स का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। फोर्स इज प्रोपोर्शनल विद एक्सेलरेशन। इफ ब्रेकिंग फोर्स इज कांस्टेंट, तो डिसेलरेशन वुड बी कांस्टेंट। तो s इज प्रोपोर्शनल विद वेलोसिटी स्क्वायर। तो अब रेशियो बनाए अगर हम इसकी, तो ये बनेगी s1 v1² s2 v2²। s1 इज 10, v1 इज 10²। s2 हमने फाइंड करना है, v2 हमारे पास 30 है। सवाल समझ में आया? जब ये 10 मीटर की स्पीड से जा रहा है तो इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस 10 मीटर है, ये रेस्ट पे आ गया। जब 30 मीटर की स्पीड से जा रहा है तो इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होगा? तो ये हमने, और सेम उसने कहा फोर्स अप्लाई हो रही है। तो ये अब हमारे पास बन गया 10 × 900/100 s2। तो ये 90 मीटर आ रहा है। डी ऑप्शन सही था बेटा आपका आंसर।
बेटा ये इक्वेशन है ना, यहाँ पे ये मैंने रेशियो बनाई है, 2as v² - u², फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो। तो s इज प्रोपोर्शनल विद u², स्पीड के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनेट कर रहा है। तो रेशियो बन गई s1/v1², s2/v2²। ठीक है। यस, सेम ब्रेकिंग फोर्स, दैट्स व्हाई वी यूज द सेम एक्सेलरेशन, सेम डिसेलेरेशन। जी हुदा, बिल्कुल सही है, आपने सही सोचा है। यस बेटा, वरना यू की जगह ते मूं वी लिखी छॾियो आहे, वेलोसिटी in many old style filament lamps, as much as 93 joules of heat is 93 joules of energy is emitted as thermal energy for every 7 joules of energy emitted as light। Means अगर आपने उसको 100 जूल्स दिए तो उसमें से 93 जूल्स की हीट जनरेट हुई, और 7 जूल्स की जो है उसने लाइट जनरेट की। यस, 7 जूल इज यूजफुल एनर्जी। What is the efficiency of the lamp as the percentage of electrical energy converted to light energy? फाइंड करो बेटा। एनर्जी टोटल कोई बता सकता है कितनी है? जी बेटा, 93 + 7 100 जूल्स। तो एनर्जी आउट आपके पास 7 है, एनर्जी इन 100 है, इनटू 100, तो दिस इज 7%। An electric railway locomotive has a maximum mechanical output of 4 megawatts. Electrical power is delivered at 25 kilovolt। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता था VI, अगर आप लोगों को याद हो तो। V was volt and I was current। The overall efficiency of locomotive is converting electrical power to mechanical power is 80%। What is the current from the overhead wires when the locomotive is operating at its maximum power? तो ये मैकेनिकल, देखो ये हमारे पास लोकोमोटिव का इंजन है, ट्रेन का इंजन है। इसको हम जो एनर्जी इनपुट दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और इससे हम एनर्जी आउटपुट में काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, जिसको वो मैकेनिकल एनर्जी कह रहे हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी या चले पावर की टर्म्स में, उसने सवाल में पावर का वर्ड यूज किया, तो मैं एनर्जी के बजाय यहाँ पावर कर देता हूँ। मैकेनिकल पावर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर आपने सप्लाई किया। तो मैकेनिकल जो आउटपुट है दैट इज 4 मेगा, मेगा का मतलब 10⁻⁶ वॉट्स है। और एनर्जी जो आपके पास टोटल इनपुट आ रहा है वो आपके पास है VI के इक्वल, वोल्टेज इनटू करंट। ये इलेक्ट्रिकल पावर आ गई।
और ये एफिशिएंट है 80%। अब हमने एफिशिएंसी के फॉर्मूले को रिकॉल करते हैं। तो एफिशिएंसी इज पावर आउट अपॉन पावर टोटल या इनपुट इनटू 100। तो दिस इज 80 अपॉन 100%, खत्म हो गया। पावर आउट इज 4 इंटू 10 पावर 6। पावर इन में वोल्ट, ये आपके पास वोल्टेज है 25 किलो। किलो का मतलब 10 पावर 3 इंटू करंट आई, विच इज अननोन। हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द करंट। तो दिस इज द सॉल्यूशन कि एफिशिएंसी पावर आउट अपॉन पावर इन इंटू 100 है। आउटपुट पावर 4 मेगावाट्स था और इनपुट था V इंटू आई। तो ये आपके पास V है और ये I है। सिस्टम 80% एफिशिएंट है, तो 80 अपॉन 100 किया। अब मुझे ये यहां से आप लोग कैलकुलेशन करके बता सकते हैं, आई होप। हंड्रेड कैसे कट हुआ, क्या मतलब, कौन सा 100? ये जीरो और ये कैंसिल आउट हो गया, 8/10 0.8 हो गया। बच्चे 200 आंसर बता रहे। 200 इज सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना जी। इनपुट पावर बेटा इलेक्ट्रिकल पावर है वो डिनल को ने, वो पावर इज इक्वल टू वी आई। तो वोल्टेज वाज गिवन, तो वोल्ट इनटू करंट किया तो वो इनपुट पावर था। सही है सुभान भाई। ये उस पेज पे वापस चले। ये प्लीज ये आप लोग सॉल्व कर दें मुझे क्वेश्चन। आयुष दोबारा सॉल्व करो। इब्राहिम भाई क्वेश्चन को पढ़ो आप, इसमें बहुत अंग्रेजी लिखी हुई है। The diagram shows two identical vessels X and Y connected by a short pipe with a tap. Initially, X is filled with water of mass m to a depth h and Y is empty. When the tap is opened, water flows from X to Y until the depth of water in both the vessels are equal. How much potential energy is lost by water during this process? देखो बेटा, x में तो ये इसका लेवल नीचे जाएगा पानी का, और y में पानी का लेवल ऊपर जाएगा।
तो कितनी एनर्जी जो है वो लॉस होगी वो हमने फाइंड करनी। तो यहाँ से ये पानी का लेवल नीचे जाएगा और यहाँ से पानी का लेवल राइज करेगा। तो जितना एक्स में पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है उतना ही वाई गेन कर रहा है। तो अगर मैं बेटा अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट मैं ये फाइंड कर लूं कि वाई में कितना गेन हुआ है तो उतना ही लॉस होगा एक्स का। मेरी बात समझ गए आप? तो मैंने यही सोचते हुए यहां से ये आधा पानी जो है वो वाई में चला गया। उसने कहा ना अनटिल बोथ द लेवल्स आर इक्वल, तो हाफ ऑफ द वाटर यहाँ पे फ्लो करके आ गया, तो दोनों का लेवल सेम हो गया। अब बेटा इसकी जो हाइट थी दैट वाज एच, तो अब जो न्यू हाइट होगी यहाँ पर वो h/2 और यहाँ पर भी h/2 होगी। ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर जो लिक्विड है, इस लिक्विड का जो मास था वो m था जब फुल था। तो जब ये आधा हो गया तो यहाँ पे मास हो गया m/2 और यहाँ पे भी मास हो गया m/2। तो अब बेटा यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, वो अब मास आ गया m/2 g, हाइट आ गई h/2, तो ये बन गया mgh/4। तो आंसर आ गया बी ऑप्शन। ठीक है। तो आधा मास लिक्विड का जो है वाई में ट्रांसफर हो गया, तो लिक्विड का मास भी हाफ हो गया, हाइट भी हाफ हो गई। तो एम जी एच में, ठीक है, एम जी यहाँ से, एम बेटा पहले मास एम था, जब ये टैब ओपन किया तो आधा मास यहाँ चला गया, m/2 यहाँ चला गया, m/2 यहाँ आ गया। ठीक है। हाइट ऑफ लिक्विड भी यहाँ पर हाफ हो गई, यहाँ पर भी हाफ हो गई। अब बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, तो यहाँ पे मास है m/2, ये g आ गया अपनी जगह पे। हाइट कितनी होगी h/2, तो ये क्या बन जाएगा mgh/4। तो आंसर आ गया बी ऑप्शन। जी बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी गेन एंड लॉस जेको इक्वल होंगे, तो एक्स ने जो एनर्जी लॉस की वो वाई ने गेन की। पानी वाई के अंदर जो पानी ऐड हुआ उसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन हो रही है। जी बेटा वाई में भी mgh/4 है और उधर भी mgh/4 है ना। दोनों में जो एनर्जी है वो इतनी होगी, मतलब मैंने इसको यूं बहुत आसान कर दिया, एक्स की टर्म्स में तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, वाई के लिए समझना आसान है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक आपके पास एनर्जी जो एक्स ने लूज की वो वाई गेन करेगा, तो क्यों ना मैं वाई की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लूं। तो इसलिए मैंने गेन इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर वाई फाइंड किया, वही उसका लॉस होगा एक्स का। जितना यहाँ से कम हुई एक्स से उतनी वाई ने गेन कर ली। जी बेटा पानी ने कितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस की, तो पानी यहाँ पे था ना, यहाँ से लेवल नीचे चला गया तो पानी की पोटेंशियल एनर्जी कम होती गई ना। यहाँ पे वाटर की जो लेयर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh। जैसे जैसे ये नीचे जाएगा लेयर यहाँ आ गई, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इसके अंदर, और यहाँ पे ऐड हुआ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई। जी बेटा अगर ये सारा पानी यहाँ पे चला जाता, अव्वल तो एक्स से वाई कंप्लीट पानी जा नहीं सकता था क्योंकि दोनों का लेवल बराबर होके फिर एनर्जी का डिफरेंस ही नहीं रहता। एनर्जी ऑलवेज फ्लोज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस। एक्स की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, वाई की पोटेंशियल एनर्जी कम, जीरो है, तो एक्स से वाटर फ्लो करके यहाँ आया, उस वक्त तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो नहीं हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करें।
जी बिल्कुल, अब्दुल रहमान डी ऑप्शन है। तो a constant force F acting on a car of mass m moves the car up the slope through a distance s at constant velocity. The angles of the slope to the horizontal is alpha. Which expression gives the efficiency of the process? तो यहाँ पर ये जो फोर्स है, ये जो वर्क डन करेगी, और जब ये गाड़ी यहाँ पहुंचेगी तो इसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। यानी ये जो वर्क डन है दैट इज द इनपुट, और इसका आउटपुट क्या बन रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो एनर्जी यूजफुल कौन सी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। और इनपुट कौन सी होगी? वर्क डन, जो इसको बॉटम से टॉप पे ले जाने पे लगा। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है एनर्जी यूजफुल अपॉन इनपुट एनर्जी। तो दिस इज एम जी एच अपॉन एफ एस। अब जब मैंने यहाँ ऑप्शंस देखी तो मुझे कहीं पर भी एच की टर्म्स में, हाइट की टर्म्स में कोई ऑप्शन नजर नहीं है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एच की वैल्यू फाइंड कर लूं। तो साइन अल्फा, ये एंगल अल्फा है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एच अपॉन एस। तो एच की वैल्यू बन गई एस इंटू साइन अल्फा। तो मैंने यहाँ पर एच की जगह यहाँ पर एस इंटू साइन अल्फा रखा। ये एस और ये एस कैंसिल आउट हो गया। तो एम जी साइन अल्फा अपॉन एफ, मेरे पास एफिशिएंसी आ गई। डी ऑप्शन। जी भाई, बात समझ आ गई है? जी भाई, एनर्जी लाजमी बात है, एनर्जी को देखना पड़ेगा कौन सी फॉर्म में एनर्जी जा रही है, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं। द पंप ऑफ अ वाटर pumping system uses 2 kilowatt। बेटा वो फ्रिक्शन वाले सवाल किए थे ना हमने, एक सवाल मैंने ऐसे कराया था जहाँ फ्रिक्शन आपने फाइंड की थी, तो वैसे ही होगा बेटा। तो फ्रिक्शन को माइनस कर देंगे ना, याद नहीं है वो 93 हीट जनरेट हो रही थी, 7 उससे लाइट थी। आपने हमेशा एनर्जी यूजफुल यूज करनी है बेटा, एफिशिएंसी के हिसाब से।
pump of a water pumping system uses 2 kilowatt of electrical power. When raising water, the pumping system lifts 16 kilogram water per second through a vertical height of 7 meter. What is the efficiency? ये प्लीज आप लोग कैलकुलेट कर दें, बहुत आसान सा सवाल है, ये सॉल्व करते हैं आप लोग। सुभान भाई बता रहे हैं डी ऑप्शन है। ठीक है, पंप है, पंप को कौन सी एनर्जी दे रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इनपुट एनर्जी कौन सी बन गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल पावर, पावर की टर्म्स में। तो क्या दे रहे हैं आप? इलेक्ट्रिकल पावर दे रहे हैं। आउटपुट पे क्या मिल रहा है आपको? वाटर सर्टेन हाइट गेन कर रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। आउटपुट आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम है। आप चाहो तो अलग से निकाल लो पावर आउटपुट। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मास आ गया 16, जी आ गया 9.81, हाइट आ गई 7, और टाइम कितना है? पर सेकंड, यानी 1 सेकंड। तो इसको कोई सॉल्व करे। 16 इंटू 9.81 इंटू 7, ये हमारे पास आउटपुट पावर आ गई, डिवाइडेड बाय, इसको कर देते हैं 2 किलो। 2 का किलो का मतलब 2 इंटू 10 पावर 3 इंटू 100, तो 54.9 आ रहा है मेरा आंसर, यानी 55%। सुभान का आंसर सही था जी, डी ऑप्शन। सही है। तो अब बेटा इसको यहीं पे ब्रेक लगा रहे हैं। तो ये अब टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो इसके अब क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कल या तो क्वेश्चंस कर लेंगे, या मैं सोच रहा हूँ कल हम स्ट्रेस वो डिफॉर्मेशन स्टार्ट कर दें। फिर वैसे ही हमने पूरा ईयर का मतलब आधा आधा पेपर तो करना ही है, T1 भी। तो इस तरह से हमारे सारे टॉपिक्स के रिवीजन के अंदर इसकी फर्दर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्लास में डिसाइड कर लेंगे या तो। ठीक है, तो अब इसको यहीं पे एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह फिर कल या तो डिफॉर्मेशन या इसी के क्वेश्चन देख लेंगे वो फिर। तो अल्लाह हाफिज बेटा, टेक केयर।